Very good morning students. Welcome to your online study classes. In this video, we will discuss the topic conservation of momentum. संवेग संरक्षण का नियम. Students, this class is for class 9 subject science physics chapter 9 बल तथा गति के नियम. तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं संवेग संरक्षण. और स्टूडेंट्स कल इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था संवेग किसे कहते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल नोट किए थे, कुछ फैक्ट्स के बारे में जाना था. यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो जल्दी से उन्हें देख लीजिए, समझ लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और फिर यहाँ पर तुरंत वापस आइए. आइए आगे बढ़ते हैं. तो स्टूडेंट्स संवेग संरक्षण से आप क्या समझते हैं, ऐसा एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाता है. और आप जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अगली नेक्स्ट क्लासेस में जाते हैं, तो वहाँ उन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स होते हैं. तो आइए जानते हैं ये नियम क्या है और किस प्रकार से इसे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई किया जाता है. तो स्टूडेंट्स, संवेग संरक्षण का नियम. यदि किसी समूह में वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगा रही हैं, अर्थात पारस्परिक क्रिया कर रही हैं, तो पारस्परिक क्रिया के पहले और पारस्परिक क्रिया के बाद, यहाँ पर रिपीट है, आप इसको 2 बार नहीं लिखना, एक बार ही लिखना. तो पारस्परिक क्रिया के पहले और पारस्परिक क्रिया के बाद उनका कुल संवेग संरक्षित रहता है, जबकि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे. इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं. स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है ये नियम. जैसे मान लीजिए 2 चीज़ें आपस में पारस्परिक क्रिया कर रही हैं, इट मीन्स वो आपस में टकरा रही हैं. आपको कुछ बुक्स में एक शब्द मिलेगा संघट्ट, तो उसका भी वही मीनिंग है, कोलिजन, यानी कि आपस में टकराना. जब वो 2 वस्तुएं आपस में टकराएंगी तो टक्कर होने के पहले और टकराने के बाद उनका संवेग संरक्षित रहता है, इट मीन्स इक्वल होता है. इसे हम सिंपली लिख सकते हैं कि टक्कर लगने से पहले का संवेग बराबर टक्कर लगने के बाद का संवेग. इट मीन्स पारस्परिक क्रिया के पहले का संवेग इक्वल्स टू पारस्परिक क्रिया के बाद का संवेग. और संवेग आप जानते हैं, द्रव्यमान मल्टीप्लाई वेग. कोई भी वस्तु है उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर होगा और कुछ ना कुछ उसका वेग जरूर होगा. उन दोनों की मल्टीप्लाई करने से संवेग प्राप्त होगा. अब आइए इसको आगे कुछ और एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं. स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 2 गेंद हैं, गेंद ए और गेंद बी. गेंद की जगह पर कोई और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं. तो यहाँ गेंद ए का मास है m1 और उसका वेग है u1, इनिशियल वेलोसिटी है u1. और बॉल बी है और बॉल बी की जो मास है वो m2 है और बॉल बी की जो वेलोसिटी ये है u2. और इन दोनों की टक्कर होती है. देखिए यहाँ पर टक्कर लगने में t समय लगे हैं, t सेकेंड्स लगे हैं. और उसके बाद टक्कर लगने के बाद आप देखेंगे या तो वो 2 गेंदें रुक जाएंगी या फिर दोनों अपोजिट दिशा में चलने लगेंगी, या ये भी हो सकता है कि दोनों एक ही दिशा में चलने लगें. तो यहाँ हम कंडीशन लेकर के चलते हैं, वो एक ही दिशा में चल रही हैं. हम सिंपल तरीके से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से. अब जो ये 2 गेंदें थीं ये एक ही डायरेक्शन में चलने लगी हैं. अब देखिए मास में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, m1 और m2 इनके मासेस होंगे, बट द वेलोसिटी विल बी चेंजेस. वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. देखो v1 और v2 यहाँ पर चेंज हो गए. पहले u1 u2 थे, अब वेलोसिटी हो गई v1 और v2. वेलोसिटी चेंज हो गई. स्टूडेंट्स, अब देखिए जो चीज़ हमने अभी बोली है उसको लिख लेते हैं. माना कि a और b 2 गोले हैं, उनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं, उनके प्रारंभिक वेग u1 और u2 हैं. एक छोटे समय अंतराल t तक एक दूसरे से टकराने के पश्चात उनके वेग v1 और v2 हो जाते हैं. तो वही बात हम लिख लेते हैं जो हमने अभी समझी थी. और अगर ऐसा होता है तब गति के थर्ड लॉ से
अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति के तीसरे नियम से। गति का तीसरा नियम स्टूडेंट्स कहता है कि यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इट मीन्स अगर गोले ए ने बी पर कुछ बल लगाया है तो गोला बी भी ए पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगा, तो दोनों ही बल समान परिमाण के होंगे। तो हमने दोनों ही बल को समान रख लिया है। और आपने अभी इससे पहले गति के द्वितीय नियम में पढ़ा था F इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई v माइनस यू डिवाइड बाई टी। अब देखिए, अगर हम पहले गोले के लिए लिखें तो m की जगह m1 आ जाएगा, v1 आ जाएगा, u1 आ जाएगा, और t समय तो समान है दोनों के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे फर्स्ट बॉल के लिए m1 v1 माइनस u1 डिवाइड बाई टी, जबकि सेकंड बॉल के लिए m2 v2 माइनस u2 डिवाइड बाई टी। इतनी वैल्यू आपको प्राप्त होगी। t डिनोमिनेटर में है, दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस प्रकार से m की मल्टीप्लाई करने के बाद आपको प्राप्त होगा m1 v1 माइनस m2 u2 इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2। रीअरेंज करेंगे। अब इसको रीअरेंज मीन्स हम पहले v1 और u2 को एक और लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको रीअरेंज करेंगे, एक मिनट इसमें ध्यान देंगे। यहाँ पर m2 v2 इक्वल्स टू के साइन के आप दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस m2 v2। इसी प्रकार से माइनस का m1 u1 जब इधर की साइड आएगा माइनस के इधर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगी m1 v1 माइनस m2 v2 इक्वल्स टू m1 u1 माइनस m2 u2। स्टूडेंट्स अगर हम इस इक्वेशन को सही प्रकार से देखें तो m1 u1 पहले गोले का, पहली बॉल का संवेग है, जबकि माइनस m2 u2 दूसरी गेंद का संवेग है। और माइनस इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्शन है, जो बॉल की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से माइनस u2, इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस आया है। तो इससे हम ये कंक्लूज़न निकालते हैं कि ये जो संवेग है ये टक्कर से पहले का संवेग है, ये बॉल ए के लिए और ये बॉल बी के लिए। इसी प्रकार से ये बॉल ए का टक्कर के बाद का संवेग है और ये बॉल बी का टक्कर के बाद का संवेग है। इट मीन्स स्टूडेंट्स टक्कर के पूर्व गोलों का कुल संवेग इक्वल्स टू टक्कर के बाद गोलों का कुल संवेग, दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। कंक्लूज़न ये आता है स्टूडेंट इससे कि कुल संवेग अपरिवर्तित तथा संरक्षित रहता है, बशर्ते इन पर कोई अन्य बाह्य बल कार्य ना करे, ये आपस में ही टकराएं, कोई और बल इन पर ना लगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था संवेग संरक्षण का नियम। अब देखते हैं किस प्रकार के एग्जाम्पल आपके बुक में हैं। स्टूडेंट्स ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, जिसमें से हमने गति का प्रथम नियम, सेकेंड नियम, संवेग संरक्षण का नियम और आज जो टॉपिक डिस्कस किया है वो है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। जी हाँ, ये है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, कौन सा एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम में इस बुक में एनसीईआरटी में दिया गया है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए ये एक पिस्टल वाला, जिसमें पिस्टल से फायर किया जाता है। प्रश्न है स्टूडेंट्स, उदाहरण 9.6 9.6 2 किलोग्राम के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन कीजिए।
गति के तीसरे नियम में आपने जाना था, जब हम गोली फायर करते हैं, गन से फायर करते हैं, तो गन से गोली निकल करके आगे जाती है, जबकि गन पीछे की ओर एक हल्का झटका सा देती है। तो कितने बेग से गन पीछे की ओर आएगी, यानी कि पिस्टल के पीछे हटने के बेग का परिकलन हमें इस क्वेश्चन में करना है। तो आइए जानते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, गन और बुलेट दोनों स्थिर अवस्था में हैं, तो इन दोनों का ही प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। जब हम इनका प्रारंभिक संवेग कैलकुलेट करेंगे तो जो गन का वेट है मल्टीप्लाई 0, क्योंकि प्रारंभ में 0 वेग से ही विरामावस्था में है, तो इसका वेग हो गया, इसका संवेग हो गया 0। इसी प्रकार से जो बुलेट है, तो बुलेट के लिए कुछ उसका मास है, द्रव्यमान है, मल्टीप्लाई 0, क्योंकि ये भी क्या है, प्रारंभिक अवस्था में 0 में है। तो इन दोनों को ही ऐड करेंगे तो दोनों का कुल संवेग हो गया है 0। और बाद वाला संवेग देखें तो मान लीजिए v वेग से बुलेट आगे जाती है, ये 150 मीटर पर सेकंड से बुलेट आगे जाती है, तो गन v वेग से पीछे आती है। तो द्रव्यमान मल्टीप्लाई वेलोसिटी वेग, तो यहाँ से और इसी प्रकार से जो बुलेट है उसका जो द्रव्यमान है किलोग्राम में, उसकी मल्टीप्लाई हम इसके वेग से करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास जो भी इन दोनों का कुल संवेग आएगा उन दोनों को इक्वल रख देंगे। अब देखिए इस प्रकार से, तो यहाँ पहली अवस्था में हमारे पास संवेग 0 हो गया, और बाद वाली कंडीशन में हमारे पास m मल्टीप्लाई v, यहाँ से हमें मिला 3 + 2v। ये गोली छूटने के बाद का कुल संवेग है, गन और बुलेट दोनों का कुल संवेग। अब इन दोनों को इक्वल रखेंगे, बस सिंपली इनको इक्वल रख देना है। और उसके बाद हमें यहाँ से v की वैल्यू -1.5 मीटर पर सेकेंड प्राप्त होगी। इसका कंक्लूज़न ये है कि ऋणात्मक वेलोसिटी है, इट मीन्स जो गन की डायरेक्शन है वो बुलेट की डायरेक्शन के अपोजिट है, बुलेट आगे जा रही है, गन पीछे आ रही है। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये एग्जाम्पल आपको घर से करना होगा, होमवर्क से रफ में करना होगा। रफ में कैसे करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें सिचुएशन कुछ ऐसी है, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो एक गर्ल है, एक लड़की है, उसका कुछ द्रव्यमान है, कुछ वेग से वो आगे जा रही है। इसी प्रकार से एक गाड़ी है, उसका द्रव्यमान है, उसका वेग इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो संवेग आ जाएगा लड़की का, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो संवेग आएगा गाड़ी का। तो इन दोनों का ही कुल संवेग हो जाएगा 40 × 5 + 0। 40 × 5 ये लड़की का संवेग, प्लस 3 × 0 ये गाड़ी का संवेग। तो ये हो गया प्रारंभिक संवेग। इसी प्रकार से अंतिम संवेग कैसे निकालेंगे। अब देखिए प्रारंभिक संवेग को अंतिम संवेग के साथ इक्वल रख देंगे। अंतिम संवेग कैसे निकालें, तो आइए जानते हैं। अंतिम संवेग निकालने के लिए अब देखिए ये गर्ल का जो द्रव्यमान है वो 40 है, 40 kg, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसका संवेग हो जाएगा 40 × अब मान लेते हैं v वेग से आगे जा रही है तो मल्टीप्लाई v प्लस, और देखिए जो गाड़ी है उसका जो द्रव्यमान है वो 3 kg है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन अब जो गाड़ी है वो v वेग से आगे की ओर जाने लगी है, क्योंकि दोनों का ही वेग सेम है, तो 3 × v। तो पहले जो वैल्यू आई और जो अब वैल्यू आई उन दोनों को इक्वल रख देंगे। इक्वल रखने के बाद हमें v की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है v, और वो जो v की वैल्यू है वही हमसे पूछी गई है कि दोनों किस वेग से आगे की ओर जाने लगेंगे। तो ये आपको रफ में होमवर्क से करना होगा। अगर नहीं होता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, कल की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आगे इसका अब बारी आती है कि हमने आज क्या सीखा है। तो आइए फिर से देखते हैं रिवीजन क्या हमने सीखा है। सबसे स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले डिस्कस किया संवेग संरक्षण का नियम।
देखिए संवेग संरक्षण का नियम कि पारस्परिक क्रिया करती हैं दो वस्तुएं तो पारस्परिक क्रिया के पहले का संवेग और पारस्परिक क्रिया के बाद का संवेग बराबर होते हैं। इट मीन्स उनका कुल संवेग संरक्षित रहता है। और एक कंडीशन भी है कि इस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। इस प्रकार से हमने दो गोलों ए और बी उनके टक्कर के बाद का संवेग कैलकुलेट किया तो हमें वही कंक्लूज़न प्राप्त हुआ जो ये नियम है। इट मीन्स कि जो टक्कर के पहले का संवेग था और टक्कर के बाद का संवेग था दोनों ही बराबर थे। आगे देखें स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में हमने एक पिस्टल और उसकी गोली ये वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया है। तो जो पहले का संवेग था फायर करने से पहले का संवेग और आफ्टर फायरिंग के बाद का संवेग, दोनों का मोमेंटम इक्वल था, दोनों का संवेग बराबर था। और बराबर होने के कारण ही हमने इसमें v की वैल्यू कैलकुलेट की है। तो v की वैल्यू 1.5 मीटर पर सेकेंड आ गई है। इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट 9.7 एग्जाम्पल ये आपको होमवर्क से करना है, ये भी सेम वैसे ही है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के एनसीईआरटी के टॉपिक्स को समझने के लिए आप इस चैनल से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिए। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू सब्जेक्ट तो आप मुझे व्हाट्सएप से या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके अपना नाम और रोल नंबर लिख करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यदि वहाँ से समाधान नहीं होता है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप डेली वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। और जैसे कि आगे आने वाले समय में विद्यालय खुलने की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली हैं तो आपकी कॉपियाँ ऑनलाइन चेक जो हो गई हैं ठीक है, बाकी सब ऑफलाइन कॉपियाँ चेक होनी शुरू हो जाएंगी। तो आप उनका काम कंप्लीट रखें और उनको याद करते रहें क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी होंगे। तो एग्ज़ाम में आप सभी सब्जेक्ट्स का एक साथ कैसे याद करेंगे, तो वर्डन आ जाएगा। तो अभी विद्यालय नहीं खुल रहे हैं तो आप उनको याद भी करते चले जाएँ। और स्टूडेंट्स कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो को यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।